गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। बताइए आप सभी कैसे हैं। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। और हमने प्रीवियस क्लास के अंदर आपके आरसीसी के 70 क्वेश्चंस किए थे, जो आपकी गुप्ता एंड गुप्ता की बुक है उसके। अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपके 71 क्वेश्चन नंबर से करेंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है तो यहीं से क्लास ले लेते हैं जहां पे मैं अभी हूँ प्रेजेंटली, और यहीं से आपके क्वेश्चंस मैं आज 140 क्वेश्चंस तक करा के जाऊंगा। 70 क्वेश्चंस और करेंगे हम यहीं पे। तो लेट्स वी स्टार्ट क्लास। ठीक है। और आप क्लास कंटिन्यूटी रखेंगे आप, और क्योंकि मैथ की क्लास भी करानी है आगे, तो कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करेंगे बीच में। ना आप करना ना हम करेंगे। ठीक है। बात समझ सभी को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपकी स्क्रीन पे आके जवाब देंगे, लिखा हुआ है आपसे। जल्दी करेंगे, ठीक है। यहां से थोड़ा जल्दी हो जाता है चीजें। करेंगे। द एवरेज परमिसिबल स्ट्रेस इन द बॉन्ड ऑफ द प्लेन बार इन टेंशन। ये बोल रहा है कि यदि आपकी एक बार है, वो आपकी माइल्ड स्टील की बार है, और आपने उसको यदि डिफॉर्म बार में काम किया है, कंप्रेशन में लेके गए, तो कितना इंक्रीज करते हैं। तो प्लेन बार को यदि आप कंप्रेशन में लेके जाएंगे तो आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेस होती है वो आपकी 25% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। क्या होगी? वो आपकी 25% इंक्रीज हो जाएगी इन कंप्रेशन। ठीक है। इन कंप्रेशन में आपकी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा हम बात करेंगे, यदि आप एच वाई एस टी बार को यूज करेंगे, एच वाई एस टी बार को यूज करेंगे, इसको बोलते हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार, तो वो क्या होगा? वो आपके पास 60% इंक्रीज करेंगे इन टेंशन में। ठीक है। तो यहां पे क्या आंसर होगा? द एवरेज प्रिंसिपल स्ट्रेस इन बॉन्ड प्लेन बार इन टेंशन इज इंक्रीज बाय 25% बार इन कंप्रेशन, एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए। इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो जो आते हैं आप वो पढ़ लीजिए। ठीक है। चलो, द मॉडुलर रेशियो इन द टर्म्स ऑफ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बैंडरिंग कंक्रीट सिग्मा सीबीसी इज गिवन बाय। मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूं, एक बुक रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको। अब वो एग्जाम में आएगी नहीं आएगी ये मुझे खुद नहीं पता। ये मुझे पता होता तो फिर मैं आपको पेपर ना करा दूंगा जो एग्जाम में आना ही है। क्यों भाई? तो जल्दी करो। द मॉडुलर रेशियो इन द टर्म ऑफ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू द बैंडिंग कंक्रीट। तो ध्यान रखिए इस बात को, जो एम होता है वो आपका 280 बाय 3 सिग्मा सी बी सी के बराबर होता है। जहां पे जो ये सिग्मा सी बी सी है, इसको हम बोलते हैं कि स्ट्रेस इन बैंडिंग कंप्रेशन। स्ट्रेस इन बैंडिंग, इंक्रीज स्ट्रेस इन बैंडिंग कंप्रेशन। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें, वो वैल्यू क्या रहेगी? जैसे मेरे पास M20 ग्रेड है, तो ये आपका 20/3 दैट इक्वल्स टू 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपके पास क्या होगी? बैंडिंग कंप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। ओके। तो क्या होगा? 280/3 सिग्मा सीबीसी आपका यहाँ पे होना चाहिए। ये आपका सिग्मा सीबीसी है सब में, ठीक है। दिस ऑल आर सिग्मा सीबीसी। तो 280/3 सिग्मा सीबीसी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड सी इज आंसर फॉर। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया था द एक्सप्रेशन ऑफ द मॉडुलर रेशियो ऑफ m equals to 283 sigma cbc, where sigma cbc is the permissible compressive stress due to bending in concrete is Newton per meter। बताइए आंसर क्या होगा इसका? ये बोल रहा है कि जो आपका m होता है, जिसको हम बोलते हैं 280, दिस इज 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा सीबीसी का जो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपके क्रीप के लॉन्ग टर्म इफेक्ट को लेके चलता है या नहीं लेके चलता है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट को लेके चलेगा या नहीं चलेगा, आपसे ये पूछा है। तो ध्यान रखिए इस बात को, जो सिग्मा सीबीसी का फॉर्मूले की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इट इज ओनली पार्शियली टेकिंग इनटू अकाउंट। क्या रहेगा? ये सिर्फ आपका पार्शियल क्रीप को लेके चलता है, पूरा क्रीप यहां पे खत्म नहीं हो। ठीक है। तो पार्शियल टेक इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ क्रीप यहाँ पे लेके चलेगा, एंड बी इज आंसर फॉर दिस। ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बना है, तो इसको आप याद रखेंगे कि जब भी आपसे एम की वैल्यू पूछ जाएगी, तो इट इज सिग्मा सीबीसी की जो वैल्यू यहाँ पे एम डिस्क्राइब कर रहा है, वो सिर्फ पार्शियल लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ क्रीप को लेके चलेगा। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 करेंगे। लिखा हुआ आपसे, इन वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन द परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन केस ऑफ डिफ्लेक्शन, in case of deflection bar is more than that in the plane bars। बोलिए जल्दी आंसर दो। बताओ, ऐसे चुप चुप बैठे हो, इतना सवाल, इतने सिंपल सिंपल सवाल है तब भी ना आंसर दे जा रहे हैं। डूब मरो चुल्लू भर पानी में तुम। मतलब इतनी स्पीड से आंसर आने चाहिए ना कि हम सब बोले वाह भाई वाह लड़को, कुछ करोगे। और शेयर कर देंगे भाई वीडियो को,
इन वर्किंग स्टेट देखो, जब आपने एलएसएम की बात की थी तो आपने बोला था कि भाई 60% इंक्रीज कर दो टेंशन में और 25 इंक्रीज कर दो कंप्रेशन में। लेकिन यदि आपके डब्ल्यूएसएम की बात की जाएगी और वहां पे आपके पास HYSD बार हो जाए तो बॉन्ड स्ट्रेस वहां भी इंक्रीज होगी। क्या होगी? बॉन्ड स्ट्रेस वहां भी इंक्रीज होगी एंड दैट बॉन्ड स्ट्रेस इज इंक्रीज बाय 40%। ये आपकी 40% बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज होती है यदि आपने HYSD को बार को यूज किया। ये बात आप ध्यान रखेंगे एंड डी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके डब्ल्यूएसएम की बात कर रहा है। बात समझ सभी को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 करिए जल्दी से। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग द नंबर ऑफ रेनफोर्स्ड बार एट द सपोर्ट इन सिंपली सपोर्टेड बीम इज टू रेजिस्ट द जॉब। ये बोल रहा है कि मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास ये एक सिंपल सपोर्टेड बीम है और आपने क्या किया यहाँ पे ना सपोर्ट पे क्या किया, रेनफोर्समेंट बार को प्रोवाइड किया सपोर्ट पे। तो ये जो रेनफोर्समेंट बार हम प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट पे वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो ध्यान रखें इस बात को, जब भी मैं आपके सपोर्ट पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूं तो वो इसलिए करता हूं इससे आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जैसे हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे प्रोवाइड करो, वो इसलिए करते हैं इससे कि जो आपका बार है जो आपके सपोर्ट के अंदर जा रही है उसके अंदर बॉन्ड बना रहे, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा, वो तो यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेस बढ़नी चाहिए। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, बॉन्ड स्ट्रेस यहाँ पे बढ़नी चाहिए, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए तो आपको कंक्रीट है, टेंशन के लिए आपके पास यहाँ पे आपने प्रोवाइड किया और साथ में आप स्टीयरअप भी प्रोवाइड करते हैं, तो टेकन टू अकाउंट, लेकिन बॉन्ड नहीं रहेगा तो फिर शेयर में फेल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जब भी बॉन्ड फेल होता है तभी आपका शेयर होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से बोला गया हाफ ऑफ अ मेन स्टील इन सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज बेंट अप नियर द सपोर्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्लैब बियरिंग वेयर x इज इक्वल टू। बोलिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बोलिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो जवाब देंगे। तो क्या बोलना चाह रहा है ये बोल रहा है कि जो आपने मेन सिंपल, मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास एक सिंपल सपोर्टेड बीम ये थी, ठीक, आपने क्या किया, आपने ना यहां से ही बार को बेंट अप कर दिया। तो ये बोल रहा है कि जो आपने बेंट अप किया और वो भी तब किया जब आपके पास स्लैब सपोर्टेड थी, तो ये जो आपके पास ये डिस्टेंस जो आपने बेंट अप किया, ये डिस्टेंस एक्स कितनी होगी फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट से, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्लैब, स्लैब जो आपके पास है उसके सेंटर से यहां पे बात कर रहा है, तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1/7, ठीक है। ये क्या होगी, ये वैल्यू आपकी 1/7 के बराबर होगी। यहां पे मैं आपको कुछ चीजें और समझाता हूं। देखो कल को मेरे पास क्या होगा, मेरे पास दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव मूवमेंट, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव मूवमेंट रेनफोर्समेंट, एक को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव या फिर नेगेटिव मूवमेंट रेनफोर्समेंट, ठीक। अब तो क्या होगा, यदि कल को मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, मान लो कल को मेरे पास एक, थोड़ा सा पेशेंस रखो तो चीज समझ में आएंगी। तो यदि आपके पास क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ये आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम, तो कल को ये पूछा जाता है आपसे कि मैं यदि ऐसा बोलूं कि डेवलपमेंट लेंथ जो आप प्रोवाइड करेंगे, ये यहां पे जो आप डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करेंगे आपके सेंटर वाले सपोर्ट पे, वो कितना होगा या उसका रेनफोर्समेंट कितना होगा। तो ध्यान रखें इस बात को कि जितना आपके पास ये मेन रेनफोर्समेंट है, जो आपका ये मेन रेनफोर्समेंट है, उसका 1/3 एटलीस्ट 1/3 रेनफोर्समेंट आप अपने सपोर्ट के अंदर देंगे। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा, कल को आपसे बोले कि कंटिन्यूस बीम रहेगी आपके पास, कंटिन्यूस बीम है, स्लैब है, तो उस वाले केस में क्या होगा, जो आप रेनफोर्समेंट सपोर्ट पे देंगे या सपोर्ट पे देंगे आप रेनफोर्समेंट, वो आपका एटलीस्ट 1/4 ऑफ मेन रेनफोर्समेंट रहने वाला है, ठीक है, मतलब AST/4 रहेगा और ये आपका AST/3 रहेगा। तो ये चीजें आपके एग्जाम में पूछ जा सकती है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यदि मैं आपके पास एक ऐसी कंटिन्यूस बीम लूं ये वाली, तो देखो क्या होगा, यहां पे मेरे पास देखो सपोर्ट के पास आपका नेगेटिव मूवमेंट बन सकता है और जो आपके पास स्पैन रहेगा उसके अंदर पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे वैल्यू को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। पास में सभी को तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यदि सपोर्ट बीम रहेगी तो जो आप रेनफोर्समेंट देंगे आप सपोर्ट के अंदर वो कितना होगा, तो AST/3 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम और AST/4 फॉर द कंटिन्यूस बीम, ये बात आप ध्यान रखें।
चलिए क्वेश्चन 77 करिए। क्वेश्चन नंबर 77 करेंगे। बोल गया आपसे व्हेन द शियर स्ट्रेस एक्सीड द परमिसिबल लिमिट इन स्लैब देन इट इज रिड्यूस्ड बाय। ये पूछ रहा है कि जो मेरे पास शियर स्ट्रेस है वो आपकी परमिसिबल स्ट्रेस से ज्यादा अप्लाई कर गया, तो उस वाले केस में आप उसको कैसे रिड्यूस करेंगे? ठीक है, बताइए। तो ध्यान रखें इस बात को, जो बच्चे इसका आंसर डी दे रहे हैं, डी थिनर बार यूज करते हैं फॉर मोर नंबर, ये आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ये आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। लेकिन यदि आपको शेयर स्ट्रेस को कंट्रोल करना है तो आपको डेप्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डेप्थ को इंक्रीज करेंगे तो फिर आपके रेनफोर्समेंट जो आपने प्रोवाइड किया उसकी स्पेसिंग बढ़ेगी, और स्पेसिंग बढ़ेगी तो ड्यूरेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी, ड्यूरेबिलिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो शेयर स्ट्रेस एक्सीड द परमिसिबल लिमिट, तो उसको यदि आपको रिड्यूस करना है शेयर स्ट्रेस को तो डेप्थ बढ़ाओ। ठीक है, डेप्थ बढ़ाओ तो क्या होगा, शेयर की वैल्यू पे हम इस पे डिजाइन कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, ए, एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन आपसे बोला गया इफ अ साइज ऑफ पैनल इन द फ्लैट स्लैब इज 6 मीटर इनटू 6 मीटर देन एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड द विड्थ ऑफ द कॉलम स्ट्रिप एंड द मिडिल स्ट्रिप। ये बोल रहा है कि यदि मेरे पास एक फ्लैट स्लैब है जो 6 मीटर और 6 मीटर की थी, ठीक, और देन एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड द विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप एंड द मिडिल स्ट्रिप आर। बताइए आंसर क्या होगा इसका? बोलिए आंसर क्या है इसका? तो देखो क्या है कि यदि मेरे पास साइज की बात करेंगे फ्लैट स्लैब की तो 6 मीटर आपके पास रहेगा। तो यदि मैं आपके पास कोड के रिकमेंडेशन के हिसाब से बात करूं कि व्हाट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो ये बोलता है कि जो विड्थ ऑफ द पैनल रहेगा, विड्थ ऑफ पैनल जो हम डिस्क्राइब करते हैं वो आपके पास क्या होती है, जो आपका साइज है फ्लैट स्लैब का उसका डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल्स टू 3 मीटर। तो या चाहे आप विड्थ ऑफ द कॉलम की बात करें या फिर मिडिल स्ट्रिप की बात करें, इन दोनों के केस में ही आपके पास क्या होगी, ये भी 3 मीटर रहेगी और आपका ये वाला भी 3 मीटर पे ही हम काम करेंगे यदि आपका कॉलम का जो साइज है या फ्लैट सर्कल साइज है वो 6 मीटर इंटू 6 मीटर। तो आंसर क्या रहेगा इसका, सी, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट कुछ चीजें रटनी पड़ेगी, उसको रट लीजिए, जो समझने वाले होंगे मैं आपको समझा चलूंगा। बच्चे कम लग रहे हैं आज क्लास के अंदर, क्या दिक्कत है? तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आएंगे भी नहीं आएंगे क्लास के अंदर। चलो, for a slab supported the four edge with the corner held down loaded uniformly and Marcus corrections factor for the moment obtained by the grass of runtime flow। तो जो क्या है कि यदि मैं इसके डॉक्टर मार्केस की बात करूं तो इन्होंने क्या किया था, स्लैब को डिजाइन किया था बैंडिंग के लिए। क्या किया था, स्लैब को डिजाइन किया था बैंडिंग के लिए, जब आपके चारों कॉर्नर क्या हो, चारों कॉर्नर आपके हेल्ड और उनपे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर, ठीक है, क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उस पर एक्ट कर रहा हो। तो वहां पे उन्होंने एक मेनिस्कस करेक्शन की बात की थी, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रेस ऑफ रनकाइन थ्योरी में कोफिशिएंट की बात की थी, और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू आपकी लेस देन 1 हो सकती है। ठीक है, इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा तो मैं इसके बारे में बता नहीं पाऊंगा आपको, फॉर्मूला बड़ा सा इसका, बट यू हैव टू लर्न इट, कि जब भी आपको पता होना चाहिए कि दिस स्लैब डिजाइन कर रहे हैं तो, और आपके चारों सपोर्ट हेल्ड है, तो उस वाले केस में आपके सपोर्ट जब हेल्ड हो जाएंगे चारों तरफ से, तो वहां पे यदि बैंडिंग के डिजाइन करेंगे इनपुट डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए, तो जो आपके पास करेक्शन आएगा मेनिस्कस, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम है। ठीक, चलो, परमिसिबल डायगोनल टेंशन स्ट्रेस इन रेनफोर्स ब्रिक वर्क। नेक्स्ट करिए। तो यदि आपके पास डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहा है, मतलब डायगोनल में फेल हुआ हो, दो तरह के फेल होते हैं, या तो शेयर में फेल हुआ हो या फिर आपका डायगोनल में फेल हुआ हो। डायगोनल में फेल होता है तो ऐसा फेल होता है, ठीक है, ऐसा फेल होता है। तो यदि आपका इस टाइप का फेलियर हुआ तो बोल रहा है कि परमिसिबल डायगोनल स्ट्रेस रेनफोर्स ब्रिक वर्क का कितना होता है। तो एज पर द कोडल रिकमेंडेशंस दैट वैल्यू इज अबाउट 0.1 न्यूटन पर एम स्क्वायर के बराबर होती है। ये वैल्यू आपकी 0.1 न्यूटन पर एम स्क्वायर के बराबर होती है, एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका कट आंसर। नेक्स्ट करिए, जल्दी करेंगे।
द लिमिट ऑफ द परसेंटेज पी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम इज गिवन बाय, जल्दी। तो एज पर द IS 456, एज पर द IS 456 2000 की मैं बात करता हूं कि लिमिटेड स्टेट परसेंटेज की हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में कॉलम में, तो क्या होगी वैल्यू? आपको पता है कि मिनिमम रेनफोर्समेंट आपका क्या होता है, दैट इक्वल्स टू 0.8% ऑफ टोटल ए ग्रोस, या आपका बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 6% ऑफ ए ग्रोस। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बात समझ सभी को। और मिनिमम जो आप डाया यूज करेंगे बार का, वो आपका होता है 12 mm, और स्पेसिंग क्या होती है? स्पेसिंग आपकी रहेगी कितनी? 300 mm। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या इसका? आंसर जो है सी, एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, अब इसे तो अपने आप कर दो। मतलब जब मैं दिखता हूँ चेहरा, वो बच्चे मेरा चेहरा देखने आते हैं, मतलब अब जो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं मतलब वो पढ़ने ही आ रहे हैं, और जब मैं क्लास में सामने दिखता हूँ तो मेरा चेहरा देखने आते हैं वो बच्चे कि मास्टर आज सही लग रहा है देखने में, सारे दिल जले हैं मतलब। कोई बात नहीं, होता है वो। काश में मैडम होता तो फिर और व्यूज आते हैं उस पर। होता है क्या ऐसा? ऐसा कुछ नहीं होता। चलो, द मिनिमम डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार इन द कॉलम, यदि मैं मिनिमम डायमीटर की बात करूं, अभी बताया मैंने आपको 12 mm का बार हम यूज करते हैं, एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी आपका करेक्ट आंसर। द मिनिमम कवर ऑफ द टाइल्स और स्पाइरल शुड नॉट बी लेस देन, ये पूछ रहा है यहाँ पे कि यदि मैं आपके पास मिनिमम कवर की बात कर रहा हूं, ठीक है, स्पाइरल कर रहे हैं आप, टाइल्स लगा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आपके पास ये कॉलम है, ठीक है, मान लो क्या है कि यदि आपके पास ये कॉलम है और आपने इस पे स्पाइरल दिया है, तो ये जो आप क्लियर कवर की बात करेंगे, व्हाट इज दिस वैल्यू एंड दिस क्लियर कवर की वैल्यू किस लिए यूज करेंगे, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछेंगे। मैराथन स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, और 15 के बाद आपकी मैराथन स्टार्ट हो जाएगी, 15 अक्टूबर के बाद। रोसा का बर्थडे आ रहा है वैसे 3 तारीख का, पकड़ लेना इनको इस बार। बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तो ध्यान रखें इस बात को, जो आप टोटल कवर की बात करते हैं, ठीक है, यदि मैं आपके पास टोटल क्लियर कवर की बात करूंगा कि व्हाट इज दिस कंडीशंस, तो वो आपका 40 mm का होता है इन द केस ऑफ कॉलम। लेकिन यदि आप स्पाइरल की बात करेंगे तो यहां पे कवर की वैल्यू को हम कम कर सकते हैं, एंड देन कवर वैल्यू इज 25 mm। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्या काम करता है? तो ये जो आपके पास जो क्लियर कवर आप प्रोवाइड करेंगे, वो दो चीज से आपको प्रोटेक्शन देगा, एक तो कोरोजन नहीं होगा, और दूसरा जब आप बात करेंगे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी की, तो उसको बढ़ा देता है, ड्यूरेबिलिटी को ये बढ़ा देता है। तो आंसर रहेगा इसका सी, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई बात में सभी को, चलते नेक्स्ट। The load carrying capacity of the helical reinforcement column as compared to that of the tiled column is about, जल्दी जो पहले जवाब देगा उसका नाम दे जाएगा। मेरी पहली नजर है आपकी कमेंट पर, काश आप सब सामने होते तो कितना अच्छा होता, पर ऐसा हो नहीं सकता ना, आप सब दूर दूर से हैं। हाँ, पिच भी बोल सकते हैं इसको, लेट दैट इज कॉल्ड द स्पेसिंग। हाँ, पिच भी बोल सकते हैं। सबसे पहले आंसर तो चला गया यार, क्या बताएं, सब सीधे रहे। देखो, लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करता हूं तो हेलिकल रिइंफोर्समेंट में यदि आपने हेलिकल रिइंफोर्समेंट दिया, तो आपकी जो स्ट्रेंथ रहेगी, जो आप पी अल्टीमेट को कैलकुलेट करते हैं किससे भाई, ए सी इंटू पी, जो आप सिग्मा सी की बात कर रहे हैं, प्लस ए एस सी इंटू सिग्मा एस सी की बात कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेंथ आपकी 1.05 टाइम्स बढ़ जाती है यदि आपने हेलिकल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया। दैट वैल्यू इज सी, एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो आंसर ए दे रहे हैं, पांडे, तेरा पंडे बन जाएगा भाई। 5% लेस बता रहे हैं, बताओ, पता ही हद हो। नेक्स्ट करिए, ए रिडक्शन फैक्टर सीआर टू लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लॉन्ग कॉलम इज गिवन बाय, यदि मैं आपके पास रिडक्शन फैक्टर की बात करता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी है? तो जो क्या है कि जब हम आपके पी अल्टीमेट को कैलकुलेट करते हैं, तो आपका ये सिग्मा सी सी इंटू एरिया ऑफ द कॉन्क्रीट प्लस सिग्मा एस सी प्लस ए इंटू ए एस सी पे डिपेंड करता है। तो ये जो फॉर्मूला आपने यहां पे अप्लाई किया, दिस फॉर्मूला इज फॉर द शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम को। लेकिन यदि आपके पास कल को लॉन्ग कॉलम की बात आई, कल को आपके लॉन्ग कॉलम की बात आई, तो लॉन्ग कॉलम में क्या होता है? लॉन्ग कॉलम में बकलिंग का क्राइटेरिया भी सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंट रहेगा,
ठीक है, तो बकलिंग हो सकती है वहां पे। यदि बकलिंग हो जाएगी तो आपको रिडक्शन फैक्टर पे काम करना पड़ेगा, जो आपका सीआर होता है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1.25 एल इफेक्टिव, जो आपकी फैक्टर लेंथ है, डिवाइड बाय द 48 इनटू बी। और ये क्या होगा, ये इसमें आप मल्टीप्लाई साथ में करेंगे, तब आपका क्या आएगा, ये आपका शॉर्ट की जगह लॉन्ग टर्म बनता है। तो आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा सी, एंड सी इज आंसर फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट करिए, द डायमीटर ऑफ टाइज इन कॉलम शुड बी। यदि मैं आपके पास डायमीटर की बात करूं, टाइज इन कॉलम शुड बी मोर देन, क्या रहेगा? तो जो आप टाइज की बात कर रहे थे ना, वो टाइज क्या है मेरे पास, वो आपकी यही है कि जैसे मेरे पास कॉलम है तो आपने इसको टाई किया, आपने इसको टाई किया, तो एक तो इसके डायमीटर की बात कर रहा है और एक इसकी स्पेसिंग की भी बात कर लेते हैं हम साथ में। बोलिए आंसर क्या हुआ उसका। तो यदि मैं आपके पास आईएस कोड का रिकमेंडेशन की बात करूंगा, यदि मैं आपके आईएस कोड की रिकमेंडेशन की बात करता हूं, तो सबसे पहले मैं आपकी स्पेसिंग, जिसको हम पिच भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिच भी बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले ये होता है कि इसमें आपकी जो इन तीन चीजों में से मिनिमम वैल्यू पे आप काम कर सकते हैं, वो आपके पास क्या रहेगा, वो आपके पास रहेगा लीस्ट लेटरल डायमेंशन होनी चाहिए, या फिर 60 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार का जो मिनिमम डायमीटर है, ठीक है, स्मॉल डायमीटर है, वो होना चाहिए, या फिर आपका 48 टाइम्स ऑफ पाई ऑफ ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो आपने प्रोवाइड किया उसका 48 टाइम्स। तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वही आपकी स्पेसिंग रहने वाली है। बात करते हैं इस डायमीटर की, तो डायमीटर इज मैक्सिमम ऑफ पाई बाय 4 और 6 mm। तो यहां पे सारे ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि 5 mm दिया हुआ है, ठीक है, तो इट इज वैल्यू इज मोर देन 5 mm हो सकता है, एंड मोर देन 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द मेन बार। तो आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा डी, एंड डी इज आंसर फॉर दिस। बात समझ सभी को, चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पे आके जवाब देंगे। देखो आपसे, ड्यू टू सर्कमफेरेंशियल एक्शन ऑफ द स्पाइरल इन द स्पाइरल रेनफोर्स्ड कॉलम, द कैपेसिटी ऑफ कॉलम इज डिक्रीज्ड, ductility of the column reduced, capacity of column is decreased but the ductility of column increase, both the capacity of column and ductility of column increases। हाँ, तो 1987 अब नहीं पूछा जाएगा, वो तो जमाने वाली बात हो गई, जमाना गुजर गया वो तो बेटा। अब तो IS 456 2013 का इन्वायरमेंट भी आ गया। हेलो जी मंजेश कुमार। चलो, तो यदि मैं आपके पास सर्कमफेरेंशियल एक्शन की बात करूं, स्पाइरल रेनफोर्स्ड कॉलम की बात, तो आपको पता है कि जो कैपेसिटी है वो आपकी 5% इंक्रीज हो जाती है, तो कैपेसिटी ऑफ कॉलम भी बढ़ेगी एंड डक्टिलिटी बढ़ती है। कल को आपने रेनफोर्समेंट ऐसा प्रोवाइड किया तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पे क्रैक बन सके, उसको रोका ना जा सके, तो इसलिए इंक्रीज द कैपेसिटी एंड द डक्टिलिटी ऑफ द कॉलम। कुछ क्वेश्चन तो देखते हो जाते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम परसेंटेज रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ स्लैब इज लिमिटेड टू। अच्छा, बहुत बढ़िया जी, पीछे देख, पीछे आ गए हैं, बहुत पुराने स्टूडेंट हैं हमारे। बोलिए आंसर क्या है क्वेश्चन का। द मैक्सिमम परसेंटेज इन्फोर्समेंट इन केस ऑफ स्लैब इज लिमिटेड टू। देखो क्या होगा, यदि मैं आपके पास बीम की बात करता हूं पहले, या बीम की बात हम क्यों करें, तो स्लैब की बात ही करते हैं बस। स्लैब में क्या होगा, यदि मैं आपके पास मैक्सिमम इन्फोर्समेंट की बात करूं तो वो आपका 4% ही होता है, दिस इज इक्वल टू 4%। तो बी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यदि आपका मिनिमम इन्फोर्समेंट की बात करेंगे, तो मिनिमम इन्फोर्समेंट यदि आपका माइल्ड स्टील रहेगा, तो ये आपका 0.15% ऑफ बी इंटू डी होता है, और यदि आपकी HYSD बार रहेगी तो ये आपका 0.12% ऑफ बी डी होता है। मतलब मैक्सिमम रेनफोर्समेंट आपके बीम में, आपके स्लैब में सेम होता है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा 4, एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 6% बोल रहे हैं, बताओ मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, मतलब कॉलम पे इतना करेंगे हम, गजब लड़के हो तुम। चलो, अब इसके लिए कुछ समझना पड़ेगा पहले आपको, थोड़ी थ्योरी पे हम ध्यान लगा लेते हैं। देखिए, अब बात करते हैं रिटर्निंग का डिजाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। प्लीज अपनी आंखें, अपनी नजरें गड़ा के रखिए स्क्रीन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो ये वही है जो मैंने आपके कोर्स में पढ़ाया था बच्चों को, मैं आपको यहीं पे लेकर आया हूँ। देखो, तभी हम रिटर्निंग वॉल के डिजाइन की बात करते हैं, तो जो काउंटर फॉर रिटर्निंग वॉल है हम तब डिजाइन करते हैं जब आपकी जो डेप्थ है वो आपकी 8 मीटर से ज्यादा। पहली बात तो आपको ये समझना है। और ये जो आपका डिजाइन होगा, ये बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दोनों का डिजाइन होगा। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद इसके पोर्शन की। तो ये जो वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, बीच वाला पोर्शन, इसको हम स्टैम बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हील, इसको हम बोलते हैं टॉय। यहाँ पे दो तरह की बॉल होंगी, एक तो होगी फ्रंट काउंटर फोर्ट बॉल जो आपको ये दिख रही है, एक होगा आपके पास बैक, इसको बोलते हैं रेयर काउंटर फोर्ट, वो आपकी ये वाला पोर्शन रहेगा, दैट इज दिस पोर्शन, ये आपको दिख रहा है। और यहीं पे आपने रिइंफोर्समेंट किया। बात समझ सभी को? तो ये थे कुछ पोर्शंस। अब बात करते हैं इनके अंदर रिइंफोर्समेंट की, कि रिइंफोर्समेंट क्या होगा। तो उससे पहले जो ये काउंटर फोर्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इनके बीच में स्पेसिंग का क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया ये होता है कि ये वैल्यू आपकी 1/3 से 1/2 होगी हाइट ऑफ द वॉल। 8 मीटर की हाइट है तो 1/3 से 1/2 की आपके पास क्या होगी, स्पेसिंग के हम काम करेंगे। दूसरा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिन पे आपकी डिजाइन काम करता है काउंटर फोर्ट का? पहली बात तो सोयल की अवेलेबिलिटी, वाटर टेबल कितनी दूर है, टाइप ऑफ मेटल कौन सा है, टाइम क्या है और हाइट क्या है, इस पे डिपेंड करें। बात करते हैं इसके अंदर रेनफोर्समेंट की, ये कहां पे हम इसके अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो देखो क्या होगा, यदि मैं स्टैम्प वाले पार्ट पे बात करता हूं तो स्टैम्प वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे हम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो आपके इनर साइड में करते हैं, इनर साइड में करते हैं। और यदि मैं हील की बात करूं तो हील में आपका रेनफोर्समेंट ऊपर की साइड प्रोवाइड किया जाता है और टोए में नीचे की साइड। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि यदि मेरे पास ये रेनफोर्समेंट हो रहा है, मेरे पास रिटर्निंग वॉल है और आपने बैकफिलिंग यहां पे की है, बैकफिलिंग आपने यहां पे की है, तो ये वाला पार्ट क्या जाएगा, ये वाला पार्ट आपका ऐसे जाएगा, ये वाला पार्ट आपका ऐसे जाएगा और ये वाला पार्ट आपका ऐसे जाएगा। ठीक है, अब जब बैकफिलिंग की है आपने तो इस पूरी की पूरी सोइल का जो वेट है वो आपके इस हील पे पड़ रहा होगा, इस हील पे पूरा पूरा वेट पड़ रहा होगा और वेट पड़ने की वजह से ये आपका ऐसा हो जाएगा, दैट पोर्शन इज ऐसा। अब बताओ कहां पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे? कुछ रटने वाली बात ही नहीं है इसमें, जहां पे टेंशन बना वहीं पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दो। तो क्या होगा, जो आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हुआ तो यहां पे आपने क्या किया, यहां पे टेंशन बना तो यहां पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, यहां पे टेंशन बना तो यहां पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, अब यहां पे टेंशन बना तो यहां पे भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। बिल्कुल समझ में आया? तो लिखेंगे ओपी, लिखेंगे ओपी यदि आपको समझ में आया तो। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, कोई डरने वाली बात ही नहीं है इसमें। तो स्टैम्प वाले पार्ट में रियर के टाइप में आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और आपके टॉय वाले पार्ट में आप लोअर पार्ट में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और हील वाले पार्ट में अपर पार्ट में। बस गजब गजब बातें हैं, बस यही तो दुनिया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा, ये जो आपको काउंटर फोर्ट वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है, कल को क्या होगा जब आपने इस पे बैकफिलिंग किया होगा पूरा पूरा, तो सोइल का पूरा वेट इस पे पड़ रहा होगा, तो ये आपका ऐसा जाएगा, ये वाला पार्ट आपका ऐसा जाएगा। तो रेनफोर्समेंट आपने यहां पे प्रोवाइड कर दी और रेनफोर्समेंट आपने यहां प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो बस इतनी बात समझ जाओगे, गुप्ता के सारे क्वेश्चन हो गए। इतनी बात समझ लो आपके गुप्ता के क्वेश्चन। अब देखो क्या, ये तो आपका मेन रेनफोर्समेंट है, कल को हम आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार भी प्रोवाइड करते हैं साथ में इसके। ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान रखिए इस बात को, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट कहां पे होगा, अंदर वाले पार्ट में तो होगा नहीं, टेम्परेचर तो बाहर से इफेक्ट करता है और जब बाहर से इफेक्ट करेगा तो टेम्परेचर का जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो आपके बाहर वाली साइड में प्रोवाइड करेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि टेम्परेचर इफेक्ट यहां पे सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इफेक्ट यहां पे होगा। ये बात समझ में सभी को? ठीक है, और जो आपके पास ये वाला जो आपको वॉल दिखता है, ये वाला पार्ट दिखता है, इसको हम बटरस भी बोलते हैं। नाम सुना होगा आपने, बटरस वॉल। ठीक है, बटरस वॉल भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपके पास ये वाली वॉल थी, जो आपके पास फ्रंट काउंटर फोर्ट रिटर्निंग वॉल होती है, इसको हम बटरस वॉल भी बोलते हैं। और जो आपके पास पीछे वाले पार्ट में होती है उसको हम रियर काउंटर फोर्ट बोलते हैं। अब देखना बेटा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगा दोगे तुम सारे सारे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब आप टॉय को डिजाइन करेंगे, जब आप इस वाले हील को डिजाइन करेंगे, हील वाला, और जब आप इसके स्टैम वाले पार्ट को डिजाइन करेंगे, इन दोनों को, स्टैम को भी और आपका हील को भी, इन दोनों को हम कंटिन्यूअस बीम की तरह डिजाइन करते हैं।
कंटिन्यूस स्लैब की तरह इनको डिजाइन करेंगे, ये बात आप ध्यान। ठीक है, वैसे यहां लिख रखा होगा, देखो लिखा हुआ यहाँ पे, देखो जा ध्यान से, ये आपके आईएएस कोड का रिकमेंडेशन है कि जो स्टैम है और हील है वो आप कंटिन्यूस स्लैब की तरह डिजाइन करेंगे ओवर द काउंटर। तो नियर द काउंटर, अब ये पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ लो, इतने तो इंग्लिश पढ़नी आती होगी आप पे। स्टैम और हील को हम आपके कंटिन्यूस स्लैब की तरह डिजाइन करते हैं। नियर द काउंटर फोर्ट मेन रेनफोर्समेंट इन स्टैम इज क्लोज टू द रियर फेस ऑफ द स्टैम। ये बोल रहा है कि काउंटर फोर्ट रेनफोर्समेंट में जो आपका स्टेम वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसमें रेनफोर्समेंट आप अंदर की साइड देंगे। काउंटर फोर्ट कैन बी डिजाइन एज वर्टिकल कैंटिलीवर फिक्स एट द बेस, इट कैन बी डिजाइन एज टी बीम ऑफ वेरिंग डेप्थ। काउंटर फोर्ट वाला जो पार्ट है, ये आपको दिख रहा है काउंटर फोर्ट वाला पार्ट, ये इसको तो हमने क्या किया, इस स्टैम को और हील को कंटिन्यूस स्लैब से डिजाइन कर दिया, लेकिन ये जो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल वाला पार्ट है, इसको और इसको हम आपके कैंटिलीवर बीम की तरह या कैंटिलीवर स्लैब की तरह इसको डिजाइन कर सकते हैं, या फिर हम इसको टी बीम की तरह डिजाइन भी कर सकते हैं। इसकी आपकी वेरिंग डेप्थ। मेन reinforcement in the rear counterfort is provided on the inclined face in the front of counterfort and the main reinforcement provided at the vertical face। ये बात मैं आपको बता, ठीक है। अब क्वेश्चन लगा, बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या पढ़ा दिए आप, सही में तो कुछ आ नहीं रहा। ठीक है, अब कुछ और बातें वो समझ लो। देखो, जब हम आपकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं रिटेनिंग वॉल में, तो हम दो तरह की स्टेबिलिटी चाहते हैं रिटेनिंग वॉल में। पहला आपका ओवरटर्निंग, दूसरा आपका स्लाइडिंग। तो यदि मैं आपके पास ओवरटर्निंग की बात करूंगा, तो आपको पता है कि जो रेजिस्टिंग मूवमेंट होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, और जो उस पर अप्लाइड कर रहा है मूवमेंट, जो उसको फेल कर रहा है, जो उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, कम होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू, फैक्टर सेफ्टी की वैल्यू आपकी 2 से बड़ी होनी चाहिए इन द नॉर्मल लोडिंग कंडीशन। और कल को आपसे पूछ ले भैया, कल को आपसे ये पूछ ले, कल को आपसे ये पूछ ले, ये तो बड़ा ही हो जाएगा कुछ ज्यादा। कल को आपसे पूछ ले कि यदि अर्थक्वेक आ गया तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या होती है, 1.5 हो जाती है। यदि मैं स्लाइडिंग की बात करूंगा तो ये वैल्यू आपकी 1.5 से बड़ी होनी चाहिए नॉर्मल लोडिंग कंडीशन में, और अर्थक्वेक कंडीशन में आपकी 1 होनी चाहिए। तो एग्जाम में कंफ्यूजन यही पैदा होगा, कई बार आपको 2 बोलेगा और 1.5 बोलेगा, कई बार आपको क्या बोलेगा, 1.5 बोलेगा और 1 बोलेगा। तो 1.15 आपके तब है जब आपको झटके लग रहे हैं, मतलब अर्थक्वेक लोड आ रहा है, अर्थक्वेक लोड आ रहा है। और 2 into 1.5 तब होगा जब आपकी नॉर्मल लोडिंग कंडीशन होगी। क्या होगी, नॉर्मल लोडिंग कंडीशन। मजा आया सभी को? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अब तो आप सब लगा दोगे भैया, अब तो हम बैठ के बिंदास देखेंगे तुम्हारे क्वेश्चन, तुम क्या जवाब दे रहे हो। इतनी जल्दी रिटर्निंग बोल किसने पढ़ाया आप आज तक आपको? तेरे से समय तो कुछ आया नहीं, पढ़ा आपने दिए सारे। चलो नेक्स्ट करिए। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है विच ऑफ फॉलोइंग आरसी रिटेनिंग वॉल इज सुटेबल फॉर द हाइट बियॉन्ड 6 मीटर। ये आपसे बोला गया है कि यदि आपके आरसी रिटेनिंग वॉल है और यदि आपकी हाइट 6 मीटर से ज्यादा है, तो बताओ कौन सा इसे प्रोवाइड करेंगे, बोलो। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है 8 मीटर से बड़े पे प्रोवाइड करता है, तो सबसे ज्यादा सेफ जो आंसर रहेगा वो आपका काउंटर फोर्ट रहेगा। एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब तो चुपचाप मत बैठो, अब चुपचाप बैठे क्लास के अंदर तो भैया कोई फायदा नहीं। For design training involves the minimum factor of safety against the overturning। आपसे ओवरटर्निंग पूछा है, मतलब सिंपल नॉर्मल लोडिंग कंडीशन की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, नॉर्मल लोडिंग कंडीशन की बात कर रहा है। तो यदि वो सिर्फ आपके नॉर्मल लोडिंग कंडीशन की बात कर रहा है, तो बताओ कितना वैल्यू होगी, बता दो भाई, क्यों शर्मा रहे हो। तो दैट वैल्यू इज 2 एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए। द काउंटरफोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल द वर्टिकल स्लैब इज डिजाइन एज अ कंटिन्यूअस स्लैब। मतलब स्टैम वाले पार्ट की बात कर रहे हो। ये जो स्टैम वाला पार्ट है, क्या हम इसको कंटिन्यूअस स्लैब की तरह डिजाइन करेंगे? हाँ जी, बताया था मैंने आपको आईएस कोड रिकमेंडेशन। दूसरा, हील स्लैब डिजाइन एज अ कंटिन्यूअस बीम। हाँ जी, ये बात भी सही है। ये बात गलत है, क्योंकि जो कैंटिलीवर वाला पार्ट है, कैंटिलीवर की तरह जो डिजाइन करेंगे वो आपके काउंटर फोर्ट वाले पार्ट को डिजाइन करेंगे, जहां पे आपने इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट दिया है। क्या दिया है, इंक्लाइंड रेनफोर्समेंट दिया। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने आप लगाने बैठते हो ना, हमेशा गलत होते हैं, होते नहीं होते हैं, होता मैक्सिमम बच्चों के होते होंगे, पता नहीं। तो वर्टिकल स्लैब की बात की है तो फर्स्ट आंसर सही है, सेकंड सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करो। टी शेप रिटेनिंग वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ 1 कैंटिलीवर, 2 कैंटिलीवर, 3 कैंटिलीवर, 4 कैंटिलीवर। यदि मैं आपके पास टी शेप की बात करूं, मतलब ये वाला पार्ट, तो बताओ कितनी कैंटिलीवर हो गई है। तो एक पार्ट तो फ्री होना चाहिए, एक पार्ट तो आपका फ्री होना चाहिए, और एक पार्ट आपके पास क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए।
तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया, एक सेकंड ये वाला पार्ट हो गया, थर्ड। तो 3 कैंटिलीवर बीम पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, कैंटिलीवर पे हम काम कर रहे हैं, एंड सी इज आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट करिए, बोल के आपसे टी शेप आरसी रिटेनिंग वॉल मेरे पास है, मेन एनफोर्समेंट इन स्टैम्प प्रोवाइडेड। मेरे पास एक टी शेप का रिटेनिंग वॉल है, तो बैकफिलिंग आपका यहां पे किया गया होगा, ये दिस इज योर बैकफिलिंग। जब आपकी बैकफिलिंग यहां पे हुई होगी, तो जो रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड किया होगा वो कैसे किया होगा, तो ये जाएगा तो ऐसे, ये आपका ऐसे जाएगा, जाएगा तो टेंशन यहां क्रिएट होगा, तो कहां पे होगा, कहां पे करेंगे रेनफोर्समेंट, बता दो। तो इनर फेस ऑफ द वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, वो भी इनर फेस, फ्रंट फेस पे तो नहीं करेंगे, बकवास चीजें हैं। तो सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट, द मेन एनफोर्समेंट टॉय ऑफ द टी शेप आस्पेनी वॉल इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप फेस पैलेट ऑफ द वॉल। ये बोल रहा है मेन एनफोर्समेंट द टॉय ऑफ टी शेप आस्पेनी वॉल इज प्रोवाइड। ये क्या है मेरे पास, वही चीज है, ये मेरा टॉय पार्ट है, ये मेरा हील पार्ट है, यहीं पे आपने बैक फिलिंग की है, ठीक है, यहीं पे आपने बैक फिलिंग की है। जब आपने इस पे बैक फिलिंग की है, तो टॉय वाले पार्ट में रेनफोर्समेंट यहां प्रोवाइड किया, और हील वाले पार्ट में रेनफोर्समेंट यहां पे प्रोवाइड किया, और ये यहां पे प्रोवाइड किया, ऐसे जाएगा ये। अब देख लो, तो कौन सा आंसर है इसका, नहीं इसको हटा देते हैं। जैसे क्लास खत्म होती है, आपकी जो क्लास है वो हट जाती है, मुझे ऐसे करना पड़ेगा, तभी बालक लाइव क्लास में आएंगे। क्लास नोवा सिर्फ लाइव, उसके बाद खत्म। चलो, तो मेन एनफोर्समेंट द टॉय ऑफ टी शेप आर्सिटेरिक वॉल इज प्रोवाइडेड, टॉप फेस पैलेट ऑफ द वॉल, गलत बात, टॉप फेस तो खत्म कर दो, बॉटम फेस पैलेट ऑफ द वॉल, वॉल की जो पैलेट की बात की जाएगी, तो इसकी बात कर रहा है वो, स्टैम की बात कर रहा है। हम तो हमेशा जो रेनफोर्समेंट देते हैं वो आपके परपेंडिकुलर टू द वॉल देते हैं। जो आपकी ये वॉल तो है, ये सही से बोल गया, इसके परपेंडिकुलर रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करेंगे टॉय पे, तो आंसर क्या होगा, डी होगा सिर्फ। तो डी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस धुआं धुआं कर देंगे ऐसे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट करो, अब जो बता कह रहे थे सर ऐसे सवाल नहीं आते हैं, अब बुलाओ उन सबको, पढ़ पढ़ के मारो उन्हें, क्वेश्चन के आंसर दो भैया, रट के मत बैठे लो, गुप्ता गुप्ता रट के बैठ गए भाई, गुप्ता वाले सोच रहे हैं भाई साहब क्या करें, इतना नाम बदनाम कर दिए हमारा कि अब इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक टाइम था, जमाना था हमारा, बट इट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यदि आप काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। बोलिए, टेम्परेचर एनफोर्समेंट की बात की गई है, in the vertical slab T shape ascending wall is not needed, provide equally on the inner and the front face, provide equally on the inner face then the front face, provide equally on the front face then the inner face। बताओ आंसर क्या होगा। जो क्या होता है, यदि आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो आपको रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर द टेम्परेचर के लिए, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन बार को प्रोवाइड करेंगे, इसको बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार को प्रोवाइड करेंगे। तो वैसे जो क्राइटेरिया वो ये है कि बाहर वाले पार्ट में रेनफोर्समेंट ज्यादा दिया जाएगा, अंदर वाले पार्ट में तो आपके पास है ही जो मेन रेनफोर्समेंट है, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्रोवाइडेड इक्वली ऑन द फ्रंट फेस एंड देन द इनर फेस। तो मुझे लग रहा है थोड़े ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ हो गए, बट यदि आंसर रहेगा तो वो रहेगा कि प्रोवाइड मोर इन फ्रंट फेस देन इनर फेस, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। अब ये आपका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है ना, इसमें और इसमें क्या अंतर है, फ्रंट फेस इनर फेस पर आगे पीछे कर दिया है मैंने, ठीक। चलो क्वेश्चन 96 करेंगे, 96 करिए, द मेन एनफोर्समेंट इन द हील ऑफ टी शेप आर्सिटेरिक वॉल इज प्रोवाइडेड। अब हील की बात कर दी, ये टॉय हील ही मार डालेंगे आप, दिस इज टॉय, दिस इज हील, यहाँ पे रेनफोर्समेंट नीचे, यहाँ पे रेनफोर्समेंट आज मैं नीचे कल को मैं ऊपर है। तो टॉप फेस परपेंडिकुलर टू द बॉल, बॉटम फेस परपेंडिकुलर टू द बॉल, टॉप एंड बॉटम, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आंसर क्या है, ए ही हो गया। अब तो मतलब देख के मारना सवाल, गजब, ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, The counterfort retaining wall, the main reinforcement providing on the bottom face and front counterfort, inclined face and front counterfort. तो counterfort retaining wall, the main reinforcement provide on the, ये चीज मैंने आपको बताई नहीं अभी, बता देता हूं मैं आपको एक बार। देखो, जब आप ये reinforcement प्रोवाइड कर, आपने रिटेनिंग वॉल की और आपने
ये काउंटर फोर्ट बनाया ऐसा, जैसे काउंटर फोर्ट पार्ट, ये काउंटर फोर्ट है और आगे भी आपने ऐसा ऐसा काउंटर फोर्ट बना। तो देखो क्या होता है, जो रियर वाला पार्ट है ना, रियर वाला पार्ट, उस पर जो रेनफोर्समेंट आप देंगे वो इंक्लाइन पार्ट पे देंगे, इस इंक्लाइन पार्ट पे देंगे। लेकिन जो आपके पास फ्रंट वाला काउंटर फोर्ट है, इसको हम बटरेस बोलते हैं, उसमें रेनफोर्समेंट आपके इनर फेस पे दिया, क्योंकि क्या होगा, ये ऐसे मूव करेगा तो ये भी तो ऐसा मूव, ये भी तो एस्केलेशन होने के चांस हो सकते हैं, तो इसको यहाँ रोकने के लिए हम क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड। तो बॉटम फेस इन फ्रंट काउंटर फोर्ट या इंक्लाइन फेस इन द फ्रंट काउंटर फोर्ट, ये तो गलत है, सेकंड गलत हो गया, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं बॉटम फेस इन द बैक काउंटर फोर्ट एंड इंक्लाइन फेस इन द बैक काउंटर फोर्ट, तो ये फोर्थ तो आंसर सही है, फोर्थ आंसर सही है, तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। अब बताओ आंसर क्या आ रहा है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट एंड सी इस, क्योंकि यहाँ पे आपने बैक पे काउंटर फोर्ट यहाँ पे दिया एनफोर्समेंट, और यहाँ पे आपने यहाँ पे एनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, तो आंसर क्या होगा, सी, एंड सी इज आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट करिए। शर्मा जी देखो कुछ नहीं है, देखो जब आपकी बात यहाँ पे क्या है, ये मेरा बटरस वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ये हम आपका फ्रंट काउंटर फोर्ट बोलते हैं, ये आपका बटरस वाला पार्ट है, इसको हम फ्रंट बोलते हैं। इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट आप करेंगे वो इनर साइड पे करेंगे, ठीक है, बैक वाले पार्ट पे करेंगे, और काउंटर फोर्ट में इंक्लाइन वाले पार्ट पे करते हैं, ये बात मैं आपको बताना चाहूँ। चलो 98 क्वेश्चन करेंगे। द काउंटर फोर्ट रिमूवल, द मेन रेनफोर्समेंट इन स्टैम एट सपोर्ट इज नॉट प्रोवाइडेड, provide only in inner face, provide only in front face, provide both in inner and the front face। बताओ आंसर सबका बी आ रहा है, वेरी नाइस। तो क्या हो गया, जो भी आप प्रोवाइड करें एनफोर्समेंट स्टैम्प पे तो इनर फेस पे करते हैं, एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये करिए, मतलब सारे क्वेश्चन 96 रिपीट नहीं करना है, उसमें ऑप्शन आपको गलत दिए हुए हैं, जो मैंने आपको बताया वो ऑप्शन सही है, ठीक है, दिल जले, दिल मत जलाइए आपने। नेक्स्ट करिए। In the design of front counterfort in a counterfort training wall, the main reinforcement provide on the bottom face near the counterfort, top face near the counterfort, bottom face near the counterfort span, top face near the counterfort center of the span। ये बोल रहा है in designing of the front counterfort training wall, the main reinforcement provide bottom face, बताइए आंसर क्या है इसका, नेक्स्ट बताइए आंसर क्या होगा। ध्यान रखें इस बात को कि कहां पे हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इन द केस ऑफ काउंटर फोर्ट रिटर्निंग। तो फ्रंट काउंटर फोर्ट पे यदि मैं बात करूं तो रिटर्निंग में मेरे पास ये है, और ये आपका क्या है, फ्रंट काउंटर, ठीक है, आपको भी। तो यदि मैं यहां पे बात करूं तो रेनफोर्समेंट आपने यहां प्रोवाइड किया, तो बॉटम फेस नियर द काउंटर फोर्ट, ठीक है, बॉटम फेस पे करेंगे, सही बात है। टॉप फेस नियर द काउंटर फोर्ट, सेकंड गलत, सेकंड गलत, तो ये भी गलत और ये भी गलत। बात करते हैं बॉटम फेस नियर द सेंटर ऑफ द स्पैन, बॉटम फेस नियर द सेंटर ऑफ स्पैन, सेंटर ऑफ स्पैन को यदि मैं डिजाइन करूंगा तो मैं इस बिहाफ पे देखूंगा, तो ये आपके सेंटर ऑफ स्पैन को हो सकता है। टॉप फेस नियर द सेंटर सेंटर स्पैन, ये बात यहाँ पे गलत हो गई है, बताओ कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, बॉटम फेस पे होगा या आपके टॉप फेस पे होगा। देखो सर काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल, जब भी आपके पास रिटेनिंग वॉल की हाइट 8 मीटर से ज्यादा है और आपको बैक करिंग पे सोल को रोकना है, तो वहां पे हम काउंटर फोर्ट पे काम करेंगे, ठीक है कार्तिक कुमार। तो क्या होगा, दैट करेक्ट आंसर इज बॉटम फेस नियर द सेंटर स्पैन, क्योंकि हमने यहाँ पे जो रिइंफोर्समेंट दिया है वो बॉटम फेस पे दिया है, इसमें दिया है बॉटम फेस पे दिया है, टॉप फेस पे नहीं दिया है। टॉप फेस आपका ये वाला है, ये आपका टॉप फेस है, तो आंसर क्या है इसका, फोर्थ भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में गलत होगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा फिर, करेक्ट आंसर इज ओनली ए, एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कई जगह इसका आंसर सी दिया हुआ है, ठीक है, कई आंसर जगह इसका आंसर सी दिया हुआ है, बट दिस इज नॉट द टॉप फेस नियर द सेंटर स्पैन, सेंटर स्पैन के टॉप स्पैन पे हम बात ही कर रहे हैं। देखो यदि मैं ये काउंटर फोर्ट रिटेनिंग की बात करूं तो ये तो आपको क्या दिख रहा है, ये आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है, लेकिन रेनफोर्समेंट तो आपने ऐसे दिया होगा, ये पूरी पूरी वॉल ऐसे रही होगी, तो लेंथ तो आपके पास ये है, लेंथ तो आपके पास ये है, तो बॉटम फेस पे हमने काम किया रेनफोर्समेंट का, हमने यहाँ पे रेनफोर्समेंट दिया, अब देख लो कौन सी है, तो ये यदि लेंथ की बात करें तो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है वो यहाँ पर रहना चाहिए, मैंने आपको दिखा दिया पूरी चीजें। नेक्स्ट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इन अ काउंटर फॉर रिटर्निंग वॉल द मेन रेनफोर्समेंट इन द स्टैम्प एट मिड स्पैन इज प्रोवाइडेड। क्वेश्चन में 100 करेंगे, 100। इन a counter for retaining wall the main reinforcement in the stamp at the mid span is provided। देखो क्या होता है, वैसे तो हम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, पूरा रेनफोर्समेंट जो स्टैम्प पे प्रोवाइड करेंगे वो तो इनर फेस पे करते हैं, लेकिन यदि आप सेंटर ऑफ स्पैन की बात करेंगे, जहां पे आपका सेंटर ऑफ स्पैन होगा, वहां पे हम जो रेनफोर्समेंट आपका प्रोवाइड करेंगे वो फ्रंट फेस पे करते हैं। वो हम आपके, यदि आप सेंटर स्पैन की बात करेंगे, मिड स्पैन की बात करेंगे, तो फ्रंट फेस पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि देखो, ये जो आपने रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया, तो जहां पे आपका सेंटर ऑफ स्पैन रहेगा, वहां पे आपके क्रैक बन सकते हैं ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से। तो इसलिए क्या करते हैं, सेम आपके फ्रंट फेस पे रेनफोर्समेंट देते हैं जो आपका मिड स्पैन है। वरना ऑल द केसेस में हमेशा इनर फेस पे ही रेनफोर्समेंट दिएगा, क्योंकि ये आपकी बैक फीलिंग को रोकेगा, ये आपकी बैक फीलिंग को ऐसे रोकेगा। बात में सभी को, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए। आप कुछ क्वेश्चन करते हैं फुटिंग पे, कुछ क्वेश्चन आपके फुटिंग के करते हैं। द डेप्थ ऑफ फुटिंग फॉर द आइसोलेटेड कॉलम इज गवर्न्ड बाय। यदि आपके पास डेप्थ ऑफ फुटिंग की बात की जा रही है आइसोलेटेड कॉलम के केस में, तो आप किसके लिए डिजाइन करेंगे? ठीक है, एक आइसोलेट कॉलम है, तो उसकी आपको फुटिंग डिजाइन करनी है, तो बताओ किसके डिजाइन करेंगे? तो हम क्या करते हैं, जो आपका कॉलम का फेस है, मान लो ये आपका कॉलम का फेस है, तो इस कॉलम के फेस पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट एट कॉलम फेस, कॉलम फेस पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा उसको डिजाइन करेंगे। दूसरा, शेयर के डिजाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शेयर के चांसेस हो सकते हैं, यहाँ पे आपका, जहां पे आपका दोनों का एरिया कम हुआ है। और तीसरा, हम पंचिंग शेयर पे काम करते हैं, जहां पे टू वे शेयर हुआ होता है, टू वे शेयर होगा, उसके भी हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम डिजाइन करेंगे, एंड डी इसका आंसर। नेक्स्ट करिए। देखिए, if a foundation of all the column of structure are designed on the total live load and dead load, then there will be no settlement। ये पूछ रहा है कि if the foundation of all the column of structure are designed, यदि आपने एक फाउंडेशन को डिजाइन किया जो सारे के सारे लोड को डिजाइन कर, तो मुझे ये बताओ कि जो सेटलमेंट रहेगा वो आपके इंटीरियर फेस पे ज्यादा होगा या एक्सटीरियर फेस पे ज्यादा होगा? तो क्या होता है, जब भी आपने सारे सारे कॉलम को डिजाइन किया, तो इनर फेस पे क्या होता है, आपका जो कन्फाइनमेंट होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर में क्रैक बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेनफोर्समेंट आपने कम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि लोड, यदि आप लोड की बात करेंगे, तो इंटीरियर पार्ट पे लोड तो आएगा, लेकिन बियरिंग कैपेसिटी उसको झेल लेगी। लेकिन आउटर पार्ट पे क्या होता है, आउटर पार्ट पे क्रैक बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके जो साइज है वो साइज आपका लिमिटेड हो गया है यहाँ पे। और जब साइज लिमिटेड हो जाता है तो शेयर के चांसेस हो सकते हैं, तो यहाँ पे सेटलमेंट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे आपके आउटर पार्ट, आउटर पार्ट पे ज्यादा आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, सेटलमेंट चांसेस ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पे। आपने देखा होगा, जब भी कोई स्ट्रक्चर टूटता है तो साइड रेनफोर्समेंट की वजह से टूटता है, यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, फिर आपके इस वाले पार्ट में टूटेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, सेटलमेंट इज एक्सटीरियर कॉलम विल बी मोर देन द इंटीरियर कॉलम, एंड सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस बात ये कंफाइनमेंट की बात है और कोई बड़ी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट करेंगे, द मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट द एरिया ऑफ फुटिंग शुड बी डिजाइन। ये बोल रहा है कि कल को, हाँ, बियरिंग कैपेसिटी यहाँ पे सेम हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं सेम, लेकिन ऊपर से आने लोड पे डिपेंड करेगा ना बेटा। यहाँ पे साइज देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे यदि इस वाले पार्ट को आप लेंगे तो पूरा साइज आ रहा है, इस वाले पार्ट को लेंगे पूरा साइज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको कंफाइनमेंट नहीं मिल पा रहा साइड से, यहाँ पे सिर्फ सोल रहेगी, तो ये इस पे ऐसा प्रेशर लगाएगा। ठीक, चलो, जब भी हम आपके पास मिनिमाइज करते हैं डिफरेंस सेटलमेंट को, तो हमेशा हम डेड लोड को पूरा मानते हैं, और जो आपका लाइव लोड है उसके फ्रिक्शन पार्ट पे काम करते हैं। क्योंकि लाइव लोड क्या होता है, इट इज वेरिंग इन नेचर, ये आपका वेरिंग इन नेचर का रहेगा,
और यही सबसे ज्यादा आपके डिफरेंस एलिमेंट करने के चांसेस को बढ़ाए। ठीक है, तो आंसर करेगा इसका सी, एंड सी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बताइए आंसर क्या होगा इसका। लिखा हुआ आपसे, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर द फाइंडिंग द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर फुटिंग अंडर मैसनरी वॉल इज लोकेटेड। ये बोल रहा है कि यदि मेरे पास एक फुटिंग है, मान लो मेरे पास ये एक फुटिंग है, तो इसमें यदि मेरे पास, मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास कॉन्क्रीट की वॉल थी, कॉन्क्रीट वॉल थी, या फिर मेरे पास कॉलम था और कॉलम था, तो उस केस में हम इसके फेस पे डिजाइन करते हैं। शेयर जो डिजाइन करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को डिजाइन करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को वो फेस और कॉलम पे डिजाइन करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को यहां पे डिजाइन करेंगे। लेकिन कल को यदि आपके पास मैसनरी वॉल आ जाती है, इफ यू हैव अ मैसनरी वॉल, ये कॉलम नहीं है, दिस इज मैसनरी वॉल, तो मैसनरी वॉल पे जब क्रिटिकल सेक्शन को डिजाइन करते हैं, क्या होता है, इसके सेंटर पार्ट और इसके एज पार्ट के बीच के डिस्टेंस पे हम काम करते हैं। तो एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द हाफ बिटवीन द मिडिल एंड द एज ऑफ वॉल पे हम काम करते हैं, यदि आप मैसनरी वॉल पे काम करते हैं। ठीक है, तो कट आंसर क्या रहेगा इसका, कट आंसर इसका सी रहेगा। यदि मैसनरी वॉल होगा तो ये होगा, कॉन्क्रीट वॉल हुआ, कॉलम हुआ, तो आपके फेस ऑफ कॉलम पे हम आपके क्रिटिकल बेंडिंग मोमेंट को डिजाइन। बात समझ सभी को, आगे से हम सभी को बात चलता है नेक्स्ट। द पाइल ऑफ लेंथ एल, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम एंड फॉर लिफ्टिंग इज लोकेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, याद करने पड़ेंगे आपको ये। क्या बोल रहा है आपसे, यदि मेरे पास एक पाइल की लेंथ एल है, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम द एंड फॉर लिफ्टिंग इट लोकेटेड। ये पूछ रहा है कि जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हम रखेंगे आपकी पाइल में जिससे कि उसको उठाया जा सके, तो कितना होगा वो, दैट इज इक्वल टू 0.207 इंटू एल होगा। रट लो भैया इसको, रट रट के बैठ जाओ तो भैया आंसर क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आ सकता है। दूसरा, ड्यूरिंग इरेक्शन द पाइल लेंथ एल इज सपोर्टेड बाय अ क्रेन एट ए डिस्टेंस। यदि आप इरेक्शन की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग द इरेक्शन की बात कर रहे हैं, द पाइल ऑफ लेंथ इज सपोर्टेड बाय अ क्रेन एट ए डिस्टेंस। बताओ, यदि आप क्रेन से उठा रहे हैं किसी पाइल को, तो पाइल की जो लेंथ रहेगी वो क्रेन की डिस्टेंस से कितनी दूरी पे होगी, आपसे पूछा है। दैट वैल्यू इज 0.70 एल होता है, जहां पे जो एल रहेगा वो आपकी लेंथ होता है। ठीक है, ये बात आपको, ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पार्ट्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा आपसे, आप बोलो क्या पूछ रहे हैं, तो भैया रट के जाओ अच्छे से। चलो नेक्स्ट करिए, व्हाइल डिजाइन द एंड ऑफ पाइल एज कॉलम द एंड कंडीशन आर नियरली। ये पूछ रहा है कि यदि मैं पाइल को एज अ कॉलम की तरह डिजाइन करूं, तो कॉलम में आपके पास इफेक्टिव लेंथ होती है, तो कॉलम जैसे आपके पास कॉलम के पास इफेक्टिव लेंथ होगी, तो वैसे पाइल को कैसे डिजाइन करेंगे, तो क्या होगा, जब आपने पाइल को डाला अंदर, तो यहाँ पे तो कोई रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं हुआ, यहाँ पे तो क्या मिल गया आपको, सिर्फ सोयल मिलेगी, और ऊपर वाले पार्ट में आपने रेनफोर्समेंट अच्छे से दिया होगा, तो पूरा बना दिया होगा। तो ये तो पार्ट हो गया फिक्स, और ये पार्ट आपका हो गया हिंज। तो ये होगा वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज हिंज पे काम किया जाता है, एंड आंसर इज सी, एंड सी इज आंसर फॉर दिस। ठीक है, क्योंकि जो फिक्स होता तो वो सेम मटेरियल का होगा, यहाँ पे फिक्स नीचे वाले पार्ट पे फिक्स नहीं होगा क्योंकि सोल पे जाके रुक गया है वो। बात समझ सभी को, तो सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट बोला आपसे, द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द मॉडुलर रेशियो फॉर रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क इज 18, 30, 40, 58। तो यदि मैं मॉडुलर रेशियो की बात करूं, तो एम मेरे पास क्या होगा, दिस इक्वल्स टू ई स्टील बाय द ई कंक्रीट। और यदि आप बात करो किसके लिए, ब्रिक वर्क के लिए बात करेंगे, तो ब्रिक वर्क के लिए ये वैल्यू आपकी होती है, ब्रिक वर्क की वैल्यू बात करूं तो ये वैल्यू आपके पास क्या होगी, दिस इक्वल्स टू 40। सी इज का आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यार इतनी बुरी भी नहीं है वो, ठीक है, ये इतनी बुरी भी नहीं है वो, इतनी बुरी लोग बता देते हैं। नेक्स्ट करिए, कोई बात नहीं यार, मैं इस बात को छेड़ना नहीं चाहता, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। अकॉर्डिंग टू आई एस रिकमेंडेशन, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक फॉर बैलेंस सेक्शन
of beam the effective depth? बोलिए। ये ISI नहीं है, दिस इज ओनली इंडियन स्टैंडर्ड। यदि आप इंडियन स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो जो डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक की हम बात करते हैं कि व्हाट इज योर डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इन बैलेंस सेक्शन ऑफ बीम एज इफेक्टिव डेप्थ। तो मैक्सिमम जो डेप्थ होती है वो आपकी न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होती है, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ पे हम काम करेंगे। तो यदि मैं यहां पे काम करूं तो एक्सयू की वैल्यू जिसको हम एक्सयू लिमिटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्सयू लिमिटिंग, दैट वैल्यू इज 0.53 डी और एफ ई 250, 0.48 डी और एफ ई 415 और 0.46 डी और एफ ई 500। ये तो क्या होती है मेरे पास मैक्सिमम डेप्थ रहेगी स्ट्रेस ब्लॉक की फॉर बैलेंस सेक्शन के लिए। ठीक है, बताओ आंसर क्या होगा इसका। तो देखो क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम डेप्थ पूछी है, स्ट्रेस ब्लॉक की मैक्सिमम डेप्थ पूछी है, दैट मींस आपसे मतलब इसकी डेप्थ पूछी गई है। कई बार आप पूछो बोलोगे सर 0.43 डी क्या होता है, सर 0.43 डी क्या होता है, क्या होता है 0.43 डी? जहां पे आपका सी लाई कर रहा होगा, दैट इज ओवर, जहां पे आपका सी लाई कर रहा होगा उससे ऊपर की डेप्थ ये, और टेंशन आपका ये लग रहा है, तो ये तो आपका क्या हो गया, दैट इज योर लीवर आर्म। और ये आपके पास क्या है, दैट इज वैल्यू इज 3/7 एक्सयू होती है। ये वो वैल्यू नहीं पूछ रहा आपसे, ये पूछ रहा है बैलेंस सेक्शन के टाइम पे मैक्सिमम डेप्थ कितनी हो सकती है, दैट इज एक्सयू। या तो आप ये बात काम करो, यही काम करो। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.53 इंटू डी, तो बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बताइए आंसर क्या होगा इसका। Because the live load is more in greater than live load are more is greater than that for the dead load, क्या बोलते हैं इसमें, ये पूछा होगा। द लोड फैक्टर पूछा होगा आपसे, द लोड फैक्टर इज मोर, द लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड, फॉर लाइव लोड इज मोर देन डेड लोड। बताइए आंसर क्या होगा। ये पूछ रहा है आपसे जो लोड फैक्टर आपके पास कहना है, जब आपके पास लोड फैक्टर की बात आएगी लाइव लोड की, तो वो आपका वैल्यू ज्यादा होती है डेड लोड से, हाँ जी होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए कि लोड फैक्टर, यदि मैं बात करूं लोड फैक्टर की बात करता हूं, तो ये आपके लाइव लोड के लिए 2.2 होती है और डेड लोड के लिए वैल्यू आपकी 1.5 है। आपको दिख रहा होगा, क्योंकि डेड लोड में क्या होता है, द लाइव लोड आर मोर अनसर्टेन देन द डेड लोड, इसमें वैल्यू ज्यादा है। तो आंसर इज ए एंड बी करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्रेशन भी दिया। नेक्स्ट करिए। Centroid of the compressive force from the extreme compression fiber in limited state design lies between, बोलिए। तो ये पूछ रहा है जो सेंट्रोइड रहेगा आपके पास कंप्रेशन फोर्स का फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से आप काम कर रहे हैं इन लिमिटेड स्टेट डिजाइन की, तो कैसे काम करेंगे। तो आपको पता है कि यदि मैं इसका रेनफोर्समेंट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सीधा मैं सीधा आपका कर्व बनाता हूँ। तो जो आपके पास रेनफोर्समेंट होता है यहाँ पे, ये देखो ये क्या होता है यहाँ पे, दैट वैल्यू इज, ये आपका इतना पार्ट क्या होगा, दैट इज पैराबोलिक पार्ट, और ये आपका 4/7 एक्सयू के बराबर होता है, और ये आपका 3/7 एक्सयू के बराबर। ठीक है, और इसके सी पोर्शन पे यहाँ पे आपकी ऐड करें, तो यदि आप यहाँ पे काम करेंगे तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0.416 एक्सयू के बराबर। ठीक है, 0.416 एक्सयू के बराबर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो आंसर क्या, इसका आंसर रहेगा यहाँ पे बी, एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपका नीचे वाला पार्ट कितना रहेगा, 0.87 FY पे काम है। पता नहीं भाई कब आएगी, आई डोंट नो। बोलिए, द डिजाइन इल्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील अकॉर्डिंग टू IS 456 1978, दिस इज 2000, ये आपका 2000। जो इल्ड स्ट्रेस आपके पास रहेगी, बोलिए आंसर कैसे। तो डिजाइन ऑफ इल्ड स्ट्रेस
of steel according to the IS 456-2000 0.37 FY 0.57 FY 0.67 0.87 आपको पता है यदि मैं आपके पास परमिसिबल स्ट्रेस की बात करूं इफ आई हैव टू वर्क ऑन परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट तो क्या होगी वो आपके पास 0.67 एफसी तो आपका है ही ड्यू टू द साइज इसको आप 1.5 डिवाइड कीजिए दैट इक्वल्स टू 0.45 एफसी ठीक है तो यदि मैं स्टील की बात करूंगा तो स्टील में मेरे पास F5 तो है ही पहले से उसको आप 1.15 से डिवाइड दीजिए दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0.87 F5 तो वहां से क्या इसका डी एंड डी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बात में सभी को चलते नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू विटनेस थ्योरी अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ द कॉन्क्रीट इज अल्टीमेट वैसे ये क्वेश्चन हम एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन जब भी आया क्वेश्चन तो देखो क्या होता है वैसे तो आपका अल्टीमेट स्ट्रेन कितना होता है 0.0035 होता है इन द केस ऑफ एलएसएम बट विटनेस थ्योरी इज नॉट द एलएसएम डिजाइन विटनेस थ्योरी क्या होती है ये आपके डिजाइन पे बेस होती है इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट लोड मेथड ये आपके अल्टीमेट लोड मेथड पे डिजाइन पे बेस होती है इसको हम बोलते हैं विटनेस थ्योरी उसमें बोलता है कि जो अल्टीमेट स्ट्रेन रहेगा कॉन्क्रीट पे वो आपका 0.3% रहेगी दैट इज 0.3% दैट इज इक्वल टू 0.003 पे हम इसको डिजाइन करेंगे ठीक है तो इट इज नॉट एलएसएम डिजाइन इट इज अ बिल्कुल यहाँ पे ये आपका अल्टीमेट लोड डिजाइन अल्टीमेट लोड मेथड पे डिजाइन करना है बात समझ सभी को ये बात आपको ध्यान है चलिए नेक्स्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द विटनेस थ्योरी डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक फॉर बैलेंसिंग सेक्शन ऑफ द कॉन्क्रीट बीम इज लिमिटेड बोलिए तो यदि मैं आपके पास विटनेस थ्योरी की बात करूंगा तो जो आपका डेप्थ का ब्लॉक रहेगा उसकी डेप्थ एज पर द विटनेस थ्योरी इसी वैल्यू इज इक्वल टू 0.53 इंटू डी के बराबर ये आपके पास 0.3 डी इंटू 0.53 डी के बराबर होगी ये आप रट लो आज से तो नहीं पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन बट यू हैव टू वर्क ऑन दिस बस पता होना चाहिए कि हाँ एक बार मैंने पढ़ा था ये ठीक है लगा लूंगा क्लास पर आप बता दो मुझे यार एक बार अभी मैं आपके ऐसा प्लान प्लान ला रहा हूँ कि है ना जो बच्चे जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सबको फायदा हो क्योंकि ऐसे मैं एक एक बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाऊंगा बहुत से बच्चे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम तैयार करते हैं तो एक सिंपल कोर्स जो सभी के काम आए और सभी को उसमें फायदा हो उनका सब चीज कंप्लीट हो जाए वी हैव टू वर्क ऑन दिस ठीक है लोड फैक्टर बताओ लाइव लोड और डेड लोड के लिए कितना कितना होगा यदि मैं आपके पास लोड फैक्टर बात करूँ लाइव लोड के लिए 2.2 होता है और डेड लोड के 1.2 होता है बताया था मैंने आपको अभी बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट करिए नेक्स्ट तो एज पर द विटनेस थ्योरी द मैक्सिमम मोमेंट रेजिस्टेंस बैलेंस एक्शन ऑफ द बीम विथ बी इफेक्टिव डेप्थ तो यदि मैं आपके पास विटनेस थ्योरी बात करूंगा दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/3 सिग्मा सी वाई और ये आपके सिलेंड्रिकल लेते हैं सैंपल इसके अंदर और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करते हैं एंड बी डी स्क्वायर बराबर इसे हम क्या होते हैं देखो सिंपल बात समझो हम जो क्यूब स्ट्रेंथ निकालते हैं ना हम जो क्यूब स्ट्रेंथ निकालते हैं डब्ल्यूएसएम में वैसे हम आपके सिलेंड्रिकल सेक्शन में काम करेंगे सिलेंड्रिकल सेक्शन में काम करेंगे तो हम इस पे काम करते हैं ये आपका सिग्मा सी वाई है जो आपके सर दोनों में सर सेम ही होता है नहीं यदि दोनों में सेम हम एज्यूम करेंगे ना श्रवण कुमार तो हम जो बोलते हैं ना कि भाई कॉन्क्रीट में आपके पास क्या होगा डेड लोड कम ही होता है ठीक है बट क्या होगा कि वो आपका अनसर्टेन कम रहता है डेड लोड लेकिन लाइव लोड अनसर्टेन ज्यादा हो तो हम इसको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ता है उसको डिक्रीज कर देते हैं डेट वैल्यू 2.2 इंटू 1.5 ठीक नेक्स्ट करिए चलिए the maximum shear stress for M15 concrete as per the IS 456/1978 that value is equals to तो ये वैल्यू आपको बताना चाहिए कि मैं बताता हूँ टेबल M15 के लिए M20 के लिए M25 के लिए M30 के लिए M35 के लिए और M40 और अबव के लिए
तो वैल्यू क्या क्या होती है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2.5, 2.8, 3.1, 3.5, 3.7। ठीक है, तो M15 पूछा आपसे, दैट वैल्यू इज 2.5, इसका आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। करिए। अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पसेस टेकन है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी लेंगे हम, दैट वैल्यू इज 0.45 एफसी के हम कर लेते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस पे काम करेंगे, यही वैल्यू रहेगी, तो 0.67 एफसी के बोल रहे हैं। भाई देखो 2/3 ऑफ एफसी के मेरे पास रहने वाला ही है, क्योंकि हम साइज को इफेक्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसके बाद हम आपके 1.5 से डिवाइड देंगे, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0.45 एफसी के बराबर रहेगा। तो आंसर रहेगा सी, एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, ये करिए। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पस इज बेस्ड ऑन द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जल्दी कर दो। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करूंगा फॉर द कंक्रीट डिजाइन पर्पस इज बेस्ड ऑन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, कितना लेंगे, तो यदि मैं आप कंक्रीट की बात करता हूं तो कंक्रीट केस में आपके पास 1.5 होता है, और एलएसएम देखो जब भी क्वेश्चन नहीं दिया कुछ भी तो एलएसएम मान के चलो, और यदि मैं बात करता हूं आपके स्टील की, तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1.15, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, तो ठीक है, तो वैल्यू आपका रहेगा बी, एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होता है स्टील में, इसमें क्वालिटी कंट्रोल अच्छा नहीं होता, इसलिए हम फैक्टर सेफ्टी ज्यादा लेके चलेंगे। नेक्स्ट करिए। अब ये आ गया, ऐसे सवाल आएंगे तो बस आ जाते हैं, कोई सवाल सब चीज पढ़ने की आदत होनी चाहिए, आसान, क्योंकि आसान चीज गलत जाती है यदि आपको जल्दी है तो। The partial factor safety for steel as per the IS 456 1970 is taken as 1.15, 1.35, 1.50, 1.65। तो ये क्या वैल्यू है, ये आपके पास है ए, एंड ए इज आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट करिए। वन थर्टी तक करेंगे, 130 तक, बोलिए। एज पर द 2000 की मैं बात करता हूं, तो मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर इन लिमिटेड स्टेट डिजाइन, लिमिटेड स्टेट डिजाइन पे यदि आप बात कर रहे हैं कि आपका फ्लेक्स जोन में फेल है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0.0035, और यदि आपका एक्सियल टेंशन में फेल है, एक्सियल में फेल है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0.002। ठीक है, 0.002 मेरे पास किसके लिए होता है, एक्सियल फोर्स के लिए होता है, एक्सियल लोडिंग के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, ये आपका फ्लेक्सुलर के लिए होता है, फ्लेक्स मतलब बैंडिंग के लिए होता है, बैंडिंग के लिए रहेगा, तो आंसर करेगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, एंड बी इज आंसर फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करिए, बोलो ये क्वेश्चन में आपसे था, मिनिमम सेंटिसिटी फॉर डिजाइन ऑफ द कॉलम एज पर द आईएस 456 2000 कर लो इन सब। यदि मैं मिनिमम सेंटिसिटी की बात करूंगा कॉलम को एज पर द आईएस 456, एज पर द आईएस 456 2000, तो क्या रहेगा मेरे पास, जो मेरे पास मिनिमम सेंटिसिटी रहती है वो क्या रहेगी, दैट वैल्यू इज मैक्सिमम ऑफ एल बाय 500 प्लस डी बाय 30 और 20 mm, इनमें से जो वैल्यू बड़ी होगी हम उस पर डिजाइन करते हैं, जहां पे एल क्या रहेगी मेरे पास, अनसपोर्टेड लेंथ है, और डी मेरे पास क्या है, लीस्ट लिटिल डायमेंशन पे काम करेंगे, तो आंसर क्या है इसका, एल बाई 500 प्लस डी बाई 30, एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 123 करिए। क्वेश्चन आपसे बोला गया है, फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम टू बी विद इन अ परमिसिबल लिमिट, द रेशियो ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ एज पर द आईएस 456 2000 शुड नॉट एक्सीड, बोलो। तो ध्यान रखिए इस बात को, यदि मैं आपके आईएस कोड की डेफिनेशन की बात करूं और आपकी जो स्पैन है यदि वो 10 मीटर तक है, तो स्पैन बाय डी का जो रेशियो है, स्पैन बाय डी का रेशियो है, वो आपके रहती है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7 और 20 और 26, दैट वैल्यू इज फॉर द कैंटिलीवर, दैट वैल्यू इज फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये आपकी कंटिन्यूस बीम के लिए इतना रहेगा, कंटिन्यूस बीम के लिए इतना रहेगा। कल को यदि आपकी जो स्पैन है वो आपका 10 मीटर से ज्यादा हो जाता है, तो जो आपके पास स्पैन बाय डी का रेशियो आया टू 7, उसको 10 बाय स्पैन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें।
तो आंसर क्या है इसका? किसे पूछा गया? सिंपल बी की केस में पूछा गया, तो आंसर है यहाँ पे बी, एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार डायमीटर 5 एज पर द आईएस 456-2000 के बारे में बात करें। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है? इसमें बात करूंगा 0.87 एफ वाई 5 अपॉन 4 टाउ बी डी होती है। वैसे तो ये जो 0.87 एफ वाई है ना, इसी को हम सिग्मा एस बोल देते हैं। दैट वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस। 0.87 एफ वाई जो होती है मेरे पास सिग्मा एस होती है, और जो टाउ बी डी है ये क्या है मेरे पास? ये मेरी बॉन्ड स्ट्रेस है। दिस इज बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, जिसकी वैल्यू को हम आपके 60% इंक्रीज करते हैं फॉर एच वाई एस डी बार इन टेंशन, और कंप्रेशन में 25% इंक्रीज करते हैं इन कंप्रेशन। ठीक है, तो 0.87 एफ की आप बात कर रहे हैं, तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस। तो आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर रहेगा इसका बी, एंड बी इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट में सभी को चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन 125 करेंगे। द बार इन टेंशन ए स्टैंडर्ड हुक एज एन एनकरेज वैल्यू इक्वलेंट टू द स्टेट लेंथ 8-5, 12-5, 16-5, 24-5। बोलिए क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? तो ए बार इन टेंशन ए स्टैंडर्ड हुक एज हैज एन एनकरेज वैल्यू इक्वलेंट टू द स्टेट लेंथ कितना रहने वाला? एक मिनट रुके, एक मिनट में बोलिए क्या आंसर है इसका? देखो, जब भी मैं आपके पास एनकरेज रिइंफोर्समेंट बार की बात करता हूं, तो हम आपके एनकरेज रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं बैंड की बात की फॉर्म में, बैंड की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, और हुक की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि आप बैंड की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बोलता है कि दैट वैल्यू इज 4 टाइम्स द डायमीटर, 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द मेन बार। ठीक है, और इसकी वैल्यू को आप 45 डिग्री इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 45 डिग्री इंक्रीज करेंगे और ईच इंक्रीज इन बार के सेक्शन पे। यदि आपने बार के सेक्शन को बढ़ाया, तो आप क्या करेंगे? लैब में मैं आपको बता चुका हूँ टेंशन में भी। ठीक है, जो आप पढ़ते हैं डेवलपमेंट लेंथ, एलडी की वैल्यू कितनी रहेगी? 35 रहेगी, क्या रहेगी? वी हैव टू वर्क ऑन दिस, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। ठीक, तो 45 डिग्री का आपका इंक्रीज होगा हर डायमीटर ऑफ बार को इंक्रीज करने का। दूसरा, यदि आप हुक को प्रोवाइड करते हैं, तो ये हुक मेरे पास क्या रहेगा? 16 टाइम्स रहेगा आपके डायमीटर ऑफ हुक के, यदि आप हुक की फॉर्म में इसको प्रोवाइड करेंगे। दैट वैल्यू इज सी, एंड सी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही आपका स्टैंडर्ड हुक की वैल्यू होती है। ठीक, बताइए क्रीप स्ट्रेन क्या होता है? नेक्स्ट, तो क्रीप स्ट्रेन आर कोज्ड ड्यू टू डेड लोड ओनली, caused due to live load only, caused due to both dead and live load independent of loads। बोलिए, तो आंसर क्या है इसका? आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जो आपका क्रीप स्ट्रेन होता है वो आपके डेड लोड की वजह से होते हैं, सस्टेन लोड की वजह से होगा, एंड ए इज आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट करिए, द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मोडुलर रेशियो। बोलिए, देखो, यदि मैं आपके पास मोडुलर रेशियो की बात करूं, तो m इक्वल्स टू 280/3 सिग्मा सीबीसी होता है, या फिर m इक्वल्स टू आपका ES बाय EC भी होगा। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि आपका जो मॉडुलस है, ईसी है, वो आपके टाइम के साथ क्या रहेगा? घटेगा। पहले आपका ईसी रहेगा, फिर आपका ईसी अपॉन 1 प्लस के थीटा हो जाएगा, है ना? ये वैल्यू आपकी 5000 रूट एफसी के हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू आपके टाइम के साथ घटेगी, मॉडुलस वेलोसिटी की वैल्यू आपकी घटेगी, तो आपका जो मॉडुलर रेशियो है वो बढ़ जाएगा। मॉडुलर रेशियो आपका बढ़ जाएगा टू इंक्रीज इट, एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
द श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स अपॉन, श्रिंकेज की मैं बात करता हूँ कि जो श्रिंकेज होते हैं वो क्यों होते हैं। तो श्रिंकेज आपके कॉन्क्रीट के अंदर होते हैं ड्यू टू द लॉस इन मॉइस्चर, लॉस इन मॉइस्चर की वजह से होते हैं कि आपका मॉइस्चर का लॉस हो गया है, ठीक है। और ये आपके टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना होता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, पैसिव टाइम पे डिपेंड करता है, बट ये आपकी स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये आपके आईएएस वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ये आपके स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करेगा, ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड पैसेज ऑफ टाइम पे डिपेंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट और आपके गलत है, एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129 करिए, क्वेश्चन नंबर 129। ड्यू टू श्रिंकेज स्ट्रेस ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग रिइंफोर्समेंट ओनली एट द बॉटम। मेरे पास एक बार है, उसमें मैंने यहां पे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है और यहां पे कोई रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करता, तो ये कैसे जाएगा, दैट इज डिफ्लेक्ट लाइक दैट। क्या ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा क्या, तो इट इज डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा, ये आपका डाउनवर्ड ऐसी शेप में ये आपका डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए आपको सेम रेनफोर्समेंट, ठीक है, सेम रेनफोर्समेंट आपको यहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, तभी आपके पास क्या होगा, ये आपका सेम रहेगा, इसमें कोई भी श्रिंकेज पैदा नहीं होंगे, एंड ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करिए, ए सिमेट्रिकल एनफोर्स सेक्शन इज श्रिंकेज स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील आर रिस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है कि मेरे पास है ना एक सिमेट्रिकल सेक्शन है और रेनफोर्समेंट आपने यहां भी प्रोवाइड कर रखा है और रेनफोर्समेंट आपने यहां भी प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो बताओ कि यहां जो कंप्रेशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया और जो टेंशन में आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया उसमें क्या क्या वैल्यू रहने वाली है। तो ध्यान रखें इस बात को, जब कंप्रेशन में आपने यहां पे प्रोवाइड किया तो कंप्रेशन केस में मेरे पास क्या होगा, इस वाले पोर्शन में ये श्रिंकेज होना होंगे, लेकिन कंप्रेशन में क्या होगा, ये खींचेगा, खींचेगा तो क्या होगा, टेंशन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, इसमें टेंशन होगा और ये इसको बाहर जाने से रोकेगा, बाहर जाने से रोके तो क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेशन होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात समझ जाओ इसकी, देखो जहां पे कंप्रेशन रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड किया तो कंप्रेशन को रोकना है ना, कंप्रेशन को रोकेगा तो टेंशन क्रिएट करेगा और टेंशन को रोकेगा तो कंप्रेशन क्रिएट करेगा, तो वहां से करेगा टेंसाइल एंड कंप्रेस, मतलब श्रिंकेज जो रहेंगे कॉन्क्रीट वाले पास पार्ट में वो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे और स्टील में कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे, एंड बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थी आपकी आज की क्लास, मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ यहीं पे, एंड वी हैव टू डू वेरी नाइस क्वेश्चन, और हम 60 क्वेश्चन कर पाए आज, 60 क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है। तो होप तो आप सभी को समझ में आए होंगे, और कल भी मैं आपको मिलता हूँ 7 बजे 7, बस 2 दिन में बचा हुआ ये, तो इसके अंदर 350 क्वेश्चंस हैं और इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा संडे तक, संडे तक आपका आरसीसी कंप्लीट होगा, और मंडे से आपके पास आपका एनवायरमेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एनवायरमेंट बहुत सा एग्जाम में आने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम आने वाला होगा, तो हम मंडे से आपका एनवायरमेंट स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हैं सर, 130 को एक बात बताओ, देखो 130 में कुछ नहीं है, ये मेरे पास क्या है, रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, इसमें टेंशन है, अब जब श्रिंकेज होगा तो उसमें टेंशन क्रिएट हो ही रहा है, ये इसको दबाने की कोशिश करेगा, दबाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, कंप्रेशन करेगा, इसमें पहले ही कंप्रेशन है, ठीक है। जब तो क्या होगा, ये श्रिंक करेगा तो ये ऐसा खींचेगा भाग की तरह साइड में, खींचेगा तो क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगी, बस, ठीक है। तो अगले क्लास नेक्स्ट डे कौन सा क्लास होगा, नहीं कल ही क्लास होगी, कल ही क्लास होगी, कल ही मैं आऊंगा क्योंकि कल सैटरडे है, एंड अच्छे से क्लास कर लेंगे कल, और कल भी आरसीसी करेंगे और संडे को भी आरसीसी करेंगे, मंडे से हम आपके पास इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस आप सभी को सपोर्ट करना है, 2-3 दिन छुट्टी हो गई थी बीच में, तो उसको आप मैनेज कर लीजिए, अगली वाली क्लास में चीजें ऐसे कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास में, या यदि आपको मुझसे बात करनी है तो मेरी इंस्टा आईडी आप याद रखेंगे, अवनीश शर्मा, अवनीश शर्मा 09, ये मेरी 09, ये मेरी आईडी है, इंस्टा आईडी, इस पे आप मुझसे बात कर सकते हो, और ये जो मेरी पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी एवर एग्जाम टैग, एवर एग्जाम टैग के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय हिंद।